जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत की स्थिति, आकार एवं विस्तार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी चीजें इसमें लिखी हैं मैं अगले पेज में आपको एक एक करके समझाता हूं। चलिए देखिए, पहला ही फैक्ट था, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कैसे? देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच से खींची जाने वाली जो ये लाइन है, जो कि पश्चिम से पूरब खींची गई है, इसे कहा गया भूमध्य रेखा या शून्य अंश अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा या शून्य अंश अक्षांश रेखा। और ये लाइन अर्थ को, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी इक्वेटर, इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा, और शून्य अंश अक्षांश रेखा पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए, दो बराबर भागों में बढ़ गया। ये हो गया नॉर्थ का पार्ट, उत्तर का पार्ट, और ये हो गया साउथ का पार्ट यानी दक्षिण का पार्ट। अब ये आधा गोला है, तो इसलिए ये हो गया नॉर्थ वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और साउथ वाला हो गया सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। और भारत ये रहा आपका भारत। तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक। दूसरी बात, अगर नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाया जाए, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली सभी लाइनों को कहा जाता है देशांतर रेखा। ठीक। और ये आपकी शून्य अंश देशांतर की रेखा है, जिसे आप ग्रीनिच रेखा भी कहते हो। और ये लाइन भी देख रहे हो आप, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये लाइन कैसे बांट रही है? पूरब और पश्चिम की ओर। इधर का भाग सारा ग्लोब के शून्य अंश देशांतर के पूरब का भाग पूर्वी, और शून्य अंश देशांतर के पश्चिम का भाग पश्चिमी। क्या? ग्लोब आधा गोला यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध, और आपका भारत यहीं पे है। तो आपका भारत पूर्वी गोलार्ध में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी मैं भारत के अक्षांश और देशांतर को बता रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत पूर्वी गोलार्ध में है। कई किताबों में लिख दिया गया है भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो एक बात एकदम ध्यान रखिएगा, भूगोल के अनुसार आपकी पृथ्वी को केवल चार भागों में बांटा गया है: उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटा ही नहीं गया है, बेशक किताबों में लिख दिया गया है। तो कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ये लाइन ही गलत है। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, न कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसलिए इसको मैं डिटेल में समझाया हूं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। देखिए, भारत 8 डिग्री 4 मिनट, भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश के बीच में है। यानी भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। ठीक। अब ये ग्लोब पे ये लाइन जो आपके ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है, पश्चिम से पूरब खींची गई है, और ये एक अक्षांश रेखा है, और ये शून्य अंश अक्षांश की रेखा है। अब इस शून्य अंश अक्षांश के उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखा खींची जाएंगी उन्हें हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें कहेंगे हम दक्षिणी अक्षांश। और अभी बताया हूं अक्षांश कैसे खींची जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर। अब यहाँ 0 से हम शुरू करें तो 90 तक, यहां तक आएंगे तो 90 लैटिट्यूड 90 अक्षांश मिलेगा। ठीक। अब 0 से 1 2 3 4 करते करते हम यहां तक आ जाए तो 90 अक्षांश मिल जाएगा। ठीक। चलिए देखते हैं भारत 8 डिग्री 4 मिनट। अब ध्यान रखिएगा, मिनट पे ज्यादा मत जाइएगा। मिनट के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन, इन सब पे अलग वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में आप अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल यहां समझने के लिए पहली बात, उत्तरी अक्षांश पे है कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। तो हम 0 से शुरू किए, उत्तर की ओर जा रहे हैं। तो मान लीजिए ये लाइन, जस्ट इमेजिन, केवल कल्पना कीजिए कि ये लाइन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश की लाइन है। और फिर 0 से शुरू करके और आगे बढ़े तो मान लीजिए ये लाइन हमारी 37 डिग्री
6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश की लाइन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत इन्हीं दो लाइनों के बीच में कहीं है। कहां है अभी डिसाइड आप नहीं कर सकते। और आप जानते हो ग्लोब में नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन को कहा जाता है देशांतर रेखा, और ये देशांतर रेखा शून्य अंश देशांतर रेखा है। ठीक, शून्य अंश देशांतर रेखा। और इसने ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो इसके पूर्वी भाग में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी वो पूर्वी देशांतर कही जाएंगी, और इसके पश्चिमी भाग में यानी पश्चिमी गोलार्ध में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी उन्हें पश्चिमी देशांतर कहेंगे। अब भारत का देशांतरी विस्तार देखते हैं। भारत 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर से, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर पर है। यानी भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक, अब इस लाइन के इधर क्या होगा, सारा पूरब होगा, पूर्वी देशांतर होगा। तो एक एक डिग्री करके हम आगे बढ़ते, तो मान लिया ये लाइन जो मैं खींच रहा हूं, ये लाइन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर की लाइन। और फिर यही शुरू किया, एक दो करते करते ये लाइन जो खींच रहा हूं मैं, ये लाइन मान लिया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर की रेखा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत कहां पे होगा। ये हो गई ये अक्षांश रेखा और ये हो गई देशांतर रेखा, यानी इन्हीं दो लाइनों के बीच में कहीं होगा। तो आपको लोकेशन समझ में आ रहा होगा। तो भारत आपका यहां पे है, ये आपका भारत, हमारा भारत। ठीक, तो भारत अब आपको और समझ में आ गया होगा, उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध है, और भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको दिख गया होगा। बात क्लियर। अब इसके अलावा एक मैप पे आते हैं। इस मैप में भी हम देख सकते हैं कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। अब एक लाइन कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को दो बराबर भागों में बांटती, ये लाइन जो जा रही है भारत को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक, ये नाम के हिसाब से कर्क रेखा, लेकिन अगर अक्षांश के हिसाब से देखा जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड की लाइन है। सॉरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की लाइन है। बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन यहां से ये आता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। अब देखिए, अगर आप पहली वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया लग गया होगा, मैप देखने समझ में आ गया होगा कि हम जब भी चलेंगे मैप में किसी भी स्टेट से तो एकदम सीक्वेंस से चलेंगे। चलिए देखते हैं। ये रहा आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये वाला भाग त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम। अगर आप काउंट करोगे तो कुल मिला के 8 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्लियर है। अब इसको याद रखना है तो मैप में तो देख के, अगर आपको लोकेशन पता है तो आप वैसे भी आसानी से याद रख सकते हो, किसी कोड या किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य ऐसे भी याद हो जाएंगे। लेकिन अगर ट्रिक ही चाहिए आपको तो देखिए, एक मैं ट्रिक बता देता हूं। गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, ये कोड है। कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजर की जाती है उन राज्यों के लिए। ठीक, ग से हो गया आपका गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झार से हो गया झारखंड, झार से हो गया झारखंड, मी से हो गया मिजोरम,
त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल और र से हो गया राजस्थान। ठीक, तो कुल मिला के इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और फैक्ट था उस पेज में कि भारत दक्षिण एशिया में है। तो आपको एशिया का ये मैप दिख रहा होगा, और अगर एशिया में इधर तो अफ्रीका है, इधर यूरोप है, लेकिन अगर हम इसे 2 भागों में डिवाइड करें तो ये एशिया का नॉर्दर्न पार्ट हो जाएगा और ये एशिया का सदर्न पार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए आपका ये जो इंडिया है एशिया के दक्षिण में है, तो भारत एशिया का किस एशिया का भाग है? तो भारत दक्षिण एशिया का भाग है। इस बात को भी आप एकदम ध्यान रखेंगे, भारत साउथ एशिया का पार्ट है। ठीक, इसके डिटेल में मैं मैप वाला सेक्शन लाऊंगा, वहां बताऊंगा, वर्ल्ड मैप सेक्शन कराऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे केवल इतना ही समझिए कि भारत दक्षिण एशिया का भाग है। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको मैं इकट्ठा आपको मैप पे समझा देता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं भारत का उत्तर और दक्षिण विस्तार। तो देखिए भारत का ये लाइन जा रही जो कि उत्तर से दक्षिण, तो भारत का उत्तरी दक्षिण विस्तार की अगर हम किलोमीटर में चर्चा करें तो 3214 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर, जबकि ये पूरब से पश्चिम अगर हम विस्तार देखें भारत का तो ये 2933 किलोमीटर, यानी पूरब से पश्चिम विस्तार भारत का 2933 किलोमीटर है। ये बात क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये भारत का अरुणाचल प्रदेश और ये भारत का गुजरात, भारत का अरुणाचल प्रदेश और भारत का गुजरात। अब यहां पे ध्यान देने की बात यह है, मैं एक मानक समय और स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम की अलग वीडियो लाऊंगा, लेकिन यहां थोड़ा सा समझाता हूं। अगर हम अच्छा देशांतर के रूप में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग 30 अक्षांश 30 देशांतर रेखाओं का यहां अंतर है। 29 डिग्री कुछ मिनट का है, तो हम राउंड फिगर में कर दिए 30 देशांतर। उसी तरह से अगर हम अक्षांश की बात करें तो आप देखिए 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये भी 30 अक्षांशों का अंतर है लगभग, यानी 29 डिग्री समथिंग मिनट है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है, तो 30 डिग्री का अंतर कितना है? 30 डिग्री, अक्षांशीय भी और देशांतरी भी। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब क्वेश्चन यहाँ एक और बनता है कि भाई मानक समय रेखा यानी मानक यामोत्तर, हिंदी में अगर और मैं डेप्थ में जाऊं जो एग्जाम में वर्ड पूछा जाता है, तो भारत की मानक यामोत्तर यानी मानक समय रेखा कौन सी है? तो आप बताओगे 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब क्वेश्चन ये है, ये खींची ही क्यों गई? क्या जरूरत पड़ गई इसे खींचने की? तो ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं। मान लीजिए ये अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 10 बज रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 10 बज रहे हैं, और उसी समय अगर हम गुजरात के टाइम को देखें तो ध्यान रखिएगा गुजरात अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे है, तो यहां 8 बज रहे होंगे सुबह के। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में जब सुबह के 10 बज रहे होंगे उसी समय गुजरात में सुबह के 8 बज रहे होंगे। अब जरा इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, अरुणाचल प्रदेश यानी पूरे भारत में सीबीएसई बोर्ड का 12वीं का पेपर है, सीबीएसई बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का पेपर है। अब 10 बजे पेपर शुरू होना है, तो अरुणाचल प्रदेश के जो बच्चे होंगे वो तो 10 बजे अपने स्कूल में पेपर देने बैठ जाएंगे, लेकिन गुजरात जो कि 2 घंटा पीछे है, यहाँ के बच्चे कैसे पेपर देंगे? ये तो अपने घर से भी निकले भी नहीं होंगे पेपर देने के लिए, और इनके मोबाइल और व्हाट्सएप पे पेपर, चूंकि यहाँ पेपर शुरू हो चुका है तो इनके मोबाइल व्हाट्सएप पे पेपर आ जाएगा और आराम से ये रट के टॉप कर जाएंगे।
ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है। केवल यही से नहीं, इसके बारे में भी जब मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड टाइमलाइन तो वहां डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही कि नहीं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मानक समय रेखा मान ली गई। तो मानक समय रेखा मान ली गई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आपके दिमाग में आ गया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही क्यों, तो ध्यान रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दोगे तो 82.5 डिग्री 30 मिनट ही आएगा। ठीक, तो इस तरह से 82.5 डिग्री 30 मिनट माना गया है। तो 82.5 डिग्री 30 मिनट मानक समय रेखा मान ली गई। अब यहाँ पे जो टाइम होगा, मान लीजिए यहाँ पे 9 बज रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो पूरे भारत में माना जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में भी माना जाएगा कि 9 बज रहा है और गुजरात में भी माना जाएगा कि 9 बज रहा है। बात क्लियर? तो ये हो गई मानक समय रेखा, कैसे मानी गई, क्यों मानी गई। अब आप देखिए एक क्वेश्चन यहां से आता है कि भारत का मानक समय कहां से लिया गया है। ध्यान सुनिएगा, भारत का मानक समय कहां से लिया गया है, तो वो जगह है यूपी, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। और मिर्जापुर में भी एरो लगा के यहां लिख देता हूं, मिर्जापुर में भी अमरावती चौराहा, अमरावती चौराहा, ध्यान रखिएगा अमरावती चौराहा। ठीक, तो भारत का मानक समय कहां से लिया गया है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर। लेकिन भारत का मानक समय लिया कहां से गया, क्वेश्चन पूछा जाए तो यूपी का मिर्जापुर के अमरावती चौराहे से। कई किताबों में लिख दिया गया है कि इलाहाबाद का नैनी। ठीक, अब इलाहाबाद का नैनी क्यों लिखा गया वो आगे जब मैं भी बार बार बता रहा हूं कि वीडियो अलग बनाऊंगा उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वहां रिलेवेंट नहीं है यहाँ इसका डिस्कस करना। ठीक, तो इतना बस याद रखिएगा आप लोग कि भारत का मानक समय लिया गया है यूपी के मिर्जापुर के अमरावती चौराहे से। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर भारत में कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है, तो ये भारत की मानक समय रेखा भी तो कुछ राज्यों से जाती होगी, तो कितने राज्यों से जाती है, तो भारत की मानक समय रेखा यानी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर की रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। देखिए पहला राज्य तो आपको दिख गया यूपी, और दूसरा राज्य है एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक, तो भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। बात क्लियर? अब आपके दिमाग में इस चित्र को देखने के बाद एक चीज और उभर के आ रही होगी कि ठीक है भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से जाती है, लेकिन ये कर्क रेखा को काट रही है। आप देखिए ये कर्क रेखा जा रही है, ये कर्क रेखा है, और ऊपर से आ रही मानक समय रेखा, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे को कहां काटते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक दूसरे को काटते हैं। कौन? भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा। ये तो रही आपके समझने वाली चीज। अब पीछे कुछ और फैक्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई अभी अभी बता दिया हूं 3214 किलोमीटर, सॉरी हाँ 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर। और भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो फैक्ट याद रखिएगा। डाटा थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और जो बड़े देश हैं भारत से रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर भारत।
ठीक, अब इसको अगर सीक्वेंस में पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है सीक्वेंस बना के रखना, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। इसके लिए मैं आप लोगों को एक कोड देता हूं। ठीक, अब आप बताइए, इस समय कोरोना महामारी का समय चल रहा है, चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए हैं, साथ में चाइना भारत के पीछे पड़ा हुआ है, नेपाल जैसे छोटे देश के साथ मिलकर। अब आप सोचिए भारत इस समय क्या कहेगा? भारत कहेगा, ध्यान सुनिएगा, भारत इस समय क्या कहेगा? रुक। किसको कह रहा है? जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका, रुक अमेरिका, और कौन है? चीन। अब आया भारत, रुक अमेरिका चीन, अब आया भारत, ये कोड बन गया, रुक अमेरिका चीन, अब आया भारत। ठीक, अब इस कोड को ध्यान में रखिएगा। रूस से हो गया रूस, रूस से हो गया रूस, और क से हो गया कनाडा। तो रूस और कनाडा, अमेरिका तो पूरा पूरा लिखिए, तो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश हो गया अमेरिका, पहले नंबर का सबसे बड़ा देश रूस, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश कनाडा, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश अमेरिका, चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश चीन, चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश चीन। अब ध्यान रखिए, अब हमें ध्यान रखना है, ब मतलब है ब्राजील, अ का कोई मतलब नहीं है, और ब मतलब है ब्राजील। तो पांचवें नंबर का सबसे बड़ा देश हो गया आपका ब्राजील। देखिए नीचे दी गई सीक्वेंस में लिखा हूं मैं, तो पांचवें नंबर का सबसे बड़ा देश क्या हो गया? ब्राजील। अब आया आया, आया में आ का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, आ का मतलब ऑस्ट्रेलिया, य का मतलब कोई नहीं, इस य का कोई मतलब नहीं है, आ का मतलब है ऑस्ट्रेलिया। तो छठे नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे हमारा प्यारा देश भारत तो है ही। तो रुक चीन अमेरिका, सॉरी रुक अमेरिका चीन, अब आया भारत, ये कोड याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, छोटे एग्जाम में काफी कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कहने का मतलब क्या हुआ, जरा इस मैप में दिखाता हूं मैं आपको। अब देखिए, जो जमीन वाला पार्ट है, यहां से अगर हम शुरू करें तो ये जो जमीन वाला भाग है, जहां जलीय भाग नहीं है, ये हमारी स्थलीय सीमा है। जहां जलीय भाग नहीं है, ये क्या है? हमारी स्थलीय सीमा है। ठीक, तो भारत की ये हो गई आपकी, जो मैं कर्सर चला रहा हूं, ये क्या हो गया? भारत की स्थलीय सीमा। अगर भारत की जलीय सीमा की बात की जाएगी, तो ये भारत की जहां जल है वो क्या हो जाएगी? जलीय सीमा हो जाएगी। और जहां ये मेरा पेन चल रहा है, ये भारत का मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा कही जाएगी। चलिए फैक्ट पे आते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की समुद्र तट रेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर। और भारत की कुल समुद्र तट रेखा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। और भारत की कुल सीमा रेखा कितनी है? अब ध्यान रखिएगा, कुल सीमा रेखा कहने का मतलब स्थलीय और जलीय दोनों मिला के, स्थलीय और जलीय सीमा दोनों मिला के, तो 22,716.6 किलोमीटर। ठीक, 22,716.6 किलोमीटर भारत की कुल सीमा रेखा है। अब भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, इन सब की बात कर लेते हैं अगले चित्र में। देखिए, अब ये भारत का मैप आपको दिख रहा है। अगर बात की जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, देखिए, ये देखिए लद्दाख में, ये लाइन, एक पुराना मैप लगा दिया हूं मैं, ये लाइन खींच दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन। और यहां ये पॉइंट जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं, ये देखिए, ये जो जगह है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, और इसका नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहां है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, जगह का नाम है इंदिरा कॉल। बात क्लियर? अब बात आती है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पर। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, लेकिन एक वर्ड याद रखिएगा, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि। तो एग्जाम में पूछा जाएगा भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो ये जो मैप दिख रहा है अभी, अगर हम इन द्वीपों को छोड़ दें तो बचा जो भाग है वो मुख्य भूमि है। ठीक,
तो भारत के मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु, तो आप देखिए तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में एक जगह है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में एक जगह है केप कोमोरिन, जो कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक, अब आते हैं भारत के पूर्वी बिंदु पर। यह जगह है अरुणाचल प्रदेश में, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जिसका नाम है किवुथु। किवुथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किवुथु, और इसी को कहा जाता था पहले वलांगू। इसी क्या कहते हैं, वलांगू। तो अभी फिलहाल आप याद रखिएगा किवुथु। ठीक, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में एक जगह है गुहार मोती। ठीक, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। फैक्ट पीछे लिखा हुआ है, तो ये पीछे आपको चित्र में दिखा दूं, ये फैक्ट पूरा लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया गुहार मोती। कहां है, गुजरात राज्य में सरक्रिक एरिया में। कहां पे है, गुजरात राज्य के सरक्रिक एरिया में गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अब बात आती है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। अब दो वर्ड है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु जो अभी अभी बताया आप लोगों को, केप कोमोरिन। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जब बात आएगी तो आप समझ जाइए यहां पे द्वीपों को यानी आइलैंड्स को भी एक साथ मिला दिया गया है। अब देखिए ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जो पार्ट है ये है ग्रेट निकोबार। ध्यान सुनिएगा, ग्रेट निकोबार। ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वाला जो भाग है ये क्या है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का सबसे लास्ट पॉइंट, ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है, ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है ये है इंदिरा पॉइंट। ये क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर आपसे यहां पे पूछ दिया जाए कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पे है, तो वो द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार। तो इंदिरा पॉइंट भारत के ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक, और पूरे भारत का वो दक्षिणी बिंदु बन ही जाएगा क्योंकि सबसे साउथ में है। बात क्लियर। तो इंदिरा पॉइंट कहां है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, सॉरी ग्रेट निकोबार द्वीप पे है। अब ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट 2004 के सुनामी में डूब गया था, लेकिन धीरे धीरे पानी हट रहा है तो इंदिरा पॉइंट दोबारा दिखाई देना शुरू हो गया है। बात क्लियर। ये हो गया आपका सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, पहले यहां देख लेते हैं फिर मैप में आपको दिखाता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ। इसे खींचा गया था 1947 में और सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस लाइन को खींचा था। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है, सीमा रेखा, उसका नाम है डूरंड रेखा, और इसे लाइन को खींचा था, इस लाइन को मार्टिनर डूरंड ने, और ये खींचा गया था 1893 में। ध्यान रखिएगा 1893, 1893, यानी हमारी आजादी के पहले की बात हो रही है। आगे देखते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन, और ये खींचा गया था 1914 में, और ये भी लाइन कब खींची गई थी, भारत की आजादी के पहले, और इसे खींचा था, इस लाइन को ड्रॉ किया था सर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन ने। एक चीज और इंपॉर्टेंट देख लीजिए मैप पे जाने से पहले, भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसे कहा जाता है जीरो लाइन। एक भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसे कहा जाता है जीरो लाइन। चलिए अभी भारत की सीमाओं को देखते हैं मैप में। देखिए सबसे पहले रेड क्लिफ, सबसे पहले रेड क्लिफ की बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये जो मेरा कर्सर चल रहा है यही लाइन है आपका रेड क्लिफ। अब ये खींचा कब गया था, 1947 में। कब खींचा गया था, 1947 में। जरा आप बताइए 1947 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था कि नहीं।
तो पाकिस्तान का विभाजन 1947 में नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का अंग था। तो यहां जो ये लाइन बनी है, ये जो भारत और बांग्लादेश के बीच भी जो लाइन, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान के बीच जो लाइन है, भारत और पूर्वी पाकिस्तान, अभी ये बांग्लादेश से पहले तो नहीं था, ठीक। तो ये भी रेड क्लिफ लाइन ही है, ध्यान रखिएगा। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन, ठीक। और कब खींची गई? 1947 में। और 1947 में पाकिस्तान का विभाजन तो नहीं हुआ था। ये वाला भाग था जहां मेरा कर्सर चल रहा है, ये पश्चिमी वाला पाकिस्तान, और ये भाग था बांग्लादेश वाला पूर्वी पाकिस्तान। तो जो रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी वो भारत और पाकिस्तान को अलग करती थी, ठीक। बांग्लादेश उस समय नहीं था, इसलिए ये बांग्लादेश की भी सीमा जो रेखा है ये भी रेड क्लिफ लाइन है। बात क्लियर? चलिए अब बात आती है भारत और अफगानिस्तान की सीमा, जिसे आप डूरंड लाइन कहते हो। डूरंड लाइन कब खींची गई थी? 1893 में। 1893 में। अब 1893 में तो हम गुलाम थे, किसके? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों यानी ब्रिटिश सरकार और अफगानिस्तान की सरकार के बीच एक समझौता होता है, और उस समझौते के थ्रू एक लाइन डिसाइड की जाती है भारत और अफगानिस्तान के बीच। जो चल रहा मेरा हाथ कर्सर चल रहा है, यही है आपकी डूरंड रेखा। अब देखिए डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तो डिवाइड करती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तो है ही, साथ में इस जगह पे देखिए डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनती है उसका नाम है डूरंड। खींची कब गई थी? 1893 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन। भारत और चीन के बीच जो सीमा है वो भी हमारी आजादी के पहले ही खींची गई, आपको पता है। तो वो भी कौन खींचा होगा? ब्रिटिश सरकार और चाइनीज सरकार। तो वो सीमा रेखा बनी अरुणाचल प्रदेश, ये मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। तो पूरी एक मैकमोहन रेखा केवल अरुणाचल प्रदेश में ही है, यानी अरुणाचल प्रदेश के भारतीय भाग को चाइना से जो अलग करता है वही है मैकमोहन रेखा। बात क्लियर हो गई? तो ये आपको 3 रेखाएं मिल गई। आगे बढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। अब देखिए आपको पिछली क्लास में डिटेल में बता चुका हूं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, लेकिन बस यहां पे मैप में दिखाता हूं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। अब ध्यान दीजिएगा कब बने ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश? अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि अक्टूबर 2019 में, ठीक। अक्टूबर 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे सामने आए। तो 2 ये हो गए। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया चंडीगढ़, चौथा केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली, 5वां केंद्र शासित प्रदेश हो गया दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपस में मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो कि पहले क्या थे? दादर नगर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक। तो यहां एक कम हो गया, तो 2, 3, 4 और ये हो गया 5वां केंद्र शासित प्रदेश। अब ये लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जिसकी राजधानी आप सभी को पता है कावारत्ती है, 6ठा केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पुदुचेरी है, 7वां केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश, और ये भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश, और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक। और दमन दीव और दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? दमन है। तो इस तरह हो गए हमारे ये 8 केंद्र शासित प्रदेश, और आपको मानचित्र में दिख गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत की स्थिति, आकार एवं विस्तार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी चीज़ें इसमें लिखी हैं मैं अगले पेज में आपको
एक एक करके समझाता हूं। चलिए देखिए, पहला ही फैक्ट था, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कैसे? देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच से खींची जाने वाली जो ये लाइन है, जो कि पश्चिम से पूरब खींची गई है, इसे कहा गया भूमध्य रेखा या शून्य अंश अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा या शून्य अंश अक्षांश रेखा। और ये लाइन अर्थ को, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी इक्वेटर, इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा, और शून्य अंश अक्षांश रेखा पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए, दो बराबर भागों में बढ़ गया। ये हो गया नॉर्थ का पार्ट, उत्तर का पार्ट, और ये हो गया साउथ का पार्ट यानी दक्षिण का पार्ट। अब ये आधा गोला है, तो इसलिए ये हो गया नॉर्थ वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और साउथ वाला हो गया सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। और भारत, ये रहा आपका भारत। तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक। दूसरी बात, अगर नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाया जाए, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली सभी लाइनों को कहा जाता है देशांतर रेखा। ठीक। और ये आपकी शून्य अंश देशांतर की रेखा है, जिसे आप ग्रीनविच रेखा भी कहते हो। और ये लाइन भी देख रहे हो आप, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये लाइन कैसे बांट रही है? पूरब और पश्चिम की ओर। इधर का भाग सारा ग्लोब के शून्य अंश देशांतर के पूरब का भाग पूर्वी, और शून्य अंश देशांतर के पश्चिम का भाग पश्चिमी। क्या? ग्लोब आधा गोला यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध, और आपका भारत यहीं पे है। तो आपका भारत पूर्वी गोलार्ध में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी मैं भारत के अक्षांश और देशांतर को भी बता रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत पूर्वी गोलार्ध में है। कई किताबों में लिख दिया गया है भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो एक बार एकदम ध्यान रखिएगा, भूगोल के अनुसार आपकी पृथ्वी को केवल 4 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटा ही नहीं गया है, बेशक किताबों में लिख दिया गया है। तो कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ये लाइन ही गलत है। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, न कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसलिए इसको मैं डिटेल में समझाया हूँ आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। देखिए, भारत 8 डिग्री 4 मिनट, भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश के बीच में है। यानी भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। ठीक। अब ये ग्लोब पे ये लाइन जो आपके ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है, पश्चिम से पूरब खींची गई है, और ये एक अक्षांश रेखा है, और ये शून्य अंश अक्षांश की रेखा है। अब इस शून्य अंश अक्षांश के उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखा खींची जाएंगी उन्हें हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें कहेंगे हम दक्षिणी अक्षांश। और अभी बताया हूँ अक्षांश कैसे खींची जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर। अब यहाँ 0 से हम शुरू करें तो 90 तक, यहाँ तक आएंगे तो 90 लैटिट्यूड 90 अक्षांश मिलेगा। ठीक। अब 0 से 1 2 3 4 करते करते हम यहाँ तक आ जाए तो 90 अक्षांश मिल जाएगा। ठीक। चलिए देखते हैं भारत 8 डिग्री 4 मिनट। अब ध्यान रखिएगा, मिनट पे ज़्यादा मत जाइएगा। मिनट के लिए मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन, इन सब पे अलग वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में आप अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल यहाँ समझने के लिए पहली बात उत्तरी अक्षांश पे है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट। तो हम 0 से शुरू किए, उत्तर की ओर जा रहे हैं। तो मान लीजिए ये लाइन, जस्ट इमेजिन, केवल कल्पना कीजिए कि ये लाइन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश की लाइन है। और फिर 0 से शुरू करके और आगे बढ़े तो मान लीजिए ये लाइन हमारी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश की लाइन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत इन्हीं दो लाइनों के बीच में कहीं है। कहाँ है अभी डिसाइड आप नहीं कर सकते। और आप जानते हो
ग्लोब में नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन को कहा जाता है देशांतर रेखा। और ये देशांतर रेखा शून्य अंश देशांतर रेखा है। ठीक, शून्य अंश देशांतर रेखा। और इसने ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो इसके पूर्वी भाग में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी वो पूर्वी देशांतर कही जाएंगी, और इसके पश्चिमी भाग में यानी पश्चिमी गोलार्ध में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी उन्हें पश्चिमी देशांतर कहेंगे। अब भारत का देशांतरी विस्तार देखते हैं। भारत 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर से, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर पर है। यानी भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक, अब इस लाइन के इधर क्या होगा, सारा पूरब होगा, पूर्वी देशांतर होगा। तो एक एक डिग्री करके हम आगे बढ़ते, तो मान लिया ये लाइन जो मैं खींच रहा हूँ ये लाइन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर की लाइन। और फिर यही शुरू किया, एक दो करते करते ये लाइन जो खींच रहा हूं मैं, ये लाइन मान लिया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर की रेखा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत कहाँ पे होगा। ये हो गई अक्षांश रेखा और ये हो गई देशांतर रेखा, यानी इन्हीं दो लाइनों के बीच में कहीं होगा। तो आपको लोकेशन समझ में आ रहा होगा। तो भारत आपका यहाँ पे है, ये आपका भारत, हमारा भारत। ठीक, तो भारत अब आपको और समझ में आ गया होगा, उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध है, और भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको दिख गया होगा। बात क्लियर। अब इसके अलावा एक मैप पे आते हैं। इस मैप में भी हम देख सकते हैं कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। अब एक लाइन मकर रेखा, कलर मैं चेंज कर लेता हूं। मकर रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ये देखिए, सॉरी मकर रेखा, कर्क रेखा मेरे मुंह से मकर रेखा निकल गया। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ये लाइन जो जा रही है भारत को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक, ये नाम के हिसाब से कर्क रेखा, लेकिन अगर अक्षांश के हिसाब से देखा जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड की लाइन है। सॉरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की लाइन है। बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन यहां से ये आता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। अब देखिए, अगर आप पहली वीडियो देखे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा, मैप देखने समझ में आ गया होगा कि हम जब भी चलेंगे मैप में किसी भी स्टेट से तो एकदम सीक्वेंस से चलेंगे। चलिए देखते हैं। ये रहा आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये वाला भाग त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम। अगर आप काउंट करोगे तो कुल मिला के 8 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्लियर है। अब इसको याद रखना है तो मैप में तो देख के, अगर आपको लोकेशन पता है तो आप वैसे भी आसानी से याद रख सकते हो, किसी कोड या किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य ऐसे भी याद हो जाएंगे। लेकिन अगर ट्रिक ही चाहिए आपको तो देखिए, एक मैं ट्रिक बता देता हूं। गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, ये कोड है। कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजर के जाती है उन राज्यों के लिए। ठीक, ग से हो गया आपका गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झार से हो गया झारखंड, झार से हो गया झारखंड, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा
प से हो गया पश्चिम बंगाल और र से हो गया राजस्थान। ठीक, तो कुल मिला के इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और फैक्ट था उस पेज में कि भारत दक्षिण एशिया में है। तो आपको एशिया का ये मैप दिख रहा होगा, और अगर एशिया में इधर तो अफ्रीका है, इधर यूरोप है, लेकिन अगर हम इसे 2 भागों में डिवाइड करें तो ये एशिया का नॉर्दर्न पार्ट हो जाएगा और ये एशिया का सदर्न पार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए आपका ये जो इंडिया है एशिया के दक्षिण में है, तो भारत एशिया का किस एशिया का भाग है? तो भारत दक्षिण एशिया का भाग है। इस बात को भी आप एकदम ध्यान रखेंगे, भारत साउथ एशिया का पार्ट है। ठीक, इसके डिटेल में मैं मैप वाला सेक्शन लाऊंगा, वहाँ बताऊंगा वर्ल्ड मैप सेक्शन कराऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे केवल इतना ही समझिए कि भारत दक्षिण एशिया का भाग है। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको मैं इकट्ठा आपको मैप पे समझा देता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं भारत का उत्तर और दक्षिण विस्तार। तो देखिए भारत का ये लाइन जा रही है जो ये उत्तर से दक्षिण, तो भारत का उत्तरी दक्षिण विस्तार की अगर हम किलोमीटर में चर्चा करें तो 3214 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर, जबकि ये पूरब से पश्चिम अगर हम विस्तार देखें भारत का तो ये 2933 किलोमीटर, यानी पूरब से पश्चिम विस्तार भारत का 2933 किलोमीटर है। ये बात क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये भारत का अरुणाचल प्रदेश और ये भारत का गुजरात, भारत का अरुणाचल प्रदेश और भारत का गुजरात। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, मैं एक मानक समय और स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम की अलग वीडियो लाऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर हम देशांतर के रूप में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग 30 देशांतर रेखाओं का यहाँ अंतर है। 29 डिग्री कुछ मिनट का है, तो हम राउंड फिगर में कर दिए 30 देशांतर। उसी तरह से अगर हम अक्षांश की बात करें तो आप देखिए 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये भी 30 अक्षांशों का अंतर है लगभग, यानी 29 डिग्री समथिंग मिनट है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है, तो 30 डिग्री का अंतर कितना है? 30 डिग्री, अक्षांशीय भी और देशांतरी भी। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब क्वेश्चन यहाँ एक और बनता है कि भाई मानक समय रेखा यानी मानक यामोत्तर, हिंदी में अगर और मैं डेप्थ में जाऊं जो एग्जाम में वर्ड पूछा जाता है, तो भारत की मानक यामोत्तर यानी मानक समय रेखा कौन सी है? तो आप बताओगे 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब क्वेश्चन ये है, ये खींची ही क्यों गई? क्या जरूरत पड़ गई इसे खींचने की? तो ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 10 बज रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 10 बज रहे हैं, और उसी समय अगर हम गुजरात के टाइम को देखें तो ध्यान रखिएगा गुजरात अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे है, तो यहाँ 8 बज रहे होंगे सुबह के। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में जब सुबह के 10 बज रहे होंगे उसी समय गुजरात में सुबह के 8 बज रहे होंगे। अब जरा इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, अरुणाचल प्रदेश यानी पूरे भारत में सीबीएसई बोर्ड का 12वीं का पेपर है, सीबीएसई बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का पेपर है। अब 10 बजे पेपर शुरू होना है, तो अरुणाचल प्रदेश के जो बच्चे होंगे वो तो 10 बजे अपने स्कूल में पेपर देने बैठ जाएंगे, लेकिन गुजरात जो कि 2 घंटा पीछे है, यहाँ के बच्चे कैसे पेपर देंगे? ये तो अपने घर से भी निकले भी नहीं होंगे पेपर देने के लिए, और इनके मोबाइल और व्हाट्सएप पे पेपर, चूंकि यहाँ पेपर शुरू हो चुका है तो इनके मोबाइल व्हाट्सएप पे पेपर आ जाएगा और आराम से ये रट के
टॉप कर जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती। केवल यही से नहीं, इसके बारे में भी जब मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड टाइमलाइन तो वहाँ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही कि नहीं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मानक समय रेखा मान ली गई। तो मानक समय रेखा मान ली गई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आपके दिमाग में आ गया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही क्यों, तो ध्यान रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दोगे तो 82.5 डिग्री 30 मिनट ही आएगा। ठीक, तो इस तरह से 82.5 डिग्री 30 मिनट माना गया है। तो 82.5 डिग्री 30 मिनट मानक समय रेखा मान ली गई। अब यहाँ पे जो टाइम होगा, मान लीजिए यहाँ पे 9 बज रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो पूरे भारत में माना जाएगा। यानी अरुणाचल प्रदेश में भी माना जाएगा कि 9 बज रहा है और गुजरात में भी माना जाएगा कि 9 बज रहा है। बात क्लियर? तो ये हो गई मानक समय रेखा, कैसे मानी गई, क्यों मानी गई। अब आप देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। ध्यान सुनिएगा, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो वो जगह है यूपी, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। और मिर्जापुर में भी एरो लगा के यहाँ लिख देता हूँ, मिर्जापुर में भी अमरावती चौराहा, अमरावती चौराहा, ध्यान रखिएगा अमरावती चौराहा। ठीक, तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर। लेकिन भारत का मानक समय लिया कहाँ से गया, क्वेश्चन पूछा जाए तो यूपी का मिर्जापुर के अमरावती चौराहे से। कई किताबों में लिख दिया गया है कि इलाहाबाद का नैनी। ठीक, अब इलाहाबाद का नैनी क्यों लिखा गया वो आगे जब मैं भी बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो अलग बनाऊंगा उस पर डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वहाँ रिलेवेंट नहीं है यहाँ इसका डिस्कस करना। ठीक, तो इतना बस याद रखिएगा आप लोग कि भारत का मानक समय लिया गया है यूपी के मिर्जापुर के अमरावती चौराहे से। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर भारत में कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है तो ये भारत की मानक समय रेखा भी तो कुछ राज्यों से जाती होगी, तो कितने राज्यों से जाती है, तो भारत की मानक समय रेखा यानी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर की रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। देखिए पहला राज्य तो आपको दिख गया यूपी, और दूसरा राज्य है एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक, तो भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। बात क्लियर? अब आपके दिमाग में इस चित्र को देखने के बाद एक चीज और उभर के आ रही होगी कि ठीक है भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से जाती है, लेकिन ये कर्क रेखा को काट रही है। आप देखिए ये कर्क रेखा जा रही है, ये कर्क रेखा है और ऊपर से आ रही मानक समय रेखा, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक दूसरे को काटते हैं। कौन? भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा। ये तो रही आपके समझने वाली चीज। अब पीछे कुछ और फैक्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई अभी बता दिया हूँ 3214 किलोमीटर, सॉरी हाँ 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर। और भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो फैक्ट याद रखिएगा। डाटा थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और जो बड़े देश हैं भारत से रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत।
ठीक, अब इसको अगर सीक्वेंस में पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। सीक्वेंस बना के रखना, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। इसके लिए मैं आप लोगों को एक कोड देता हूं। ठीक, अब आप बताइए, इस समय कोरोना महामारी का समय चल रहा है। चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए हैं। साथ में चाइना भारत के पीछे पड़ा हुआ है, नेपाल जैसे छोटे देश के साथ मिलकर। अब आप सोचिए, भारत इस समय क्या कहेगा? भारत कहेगा, ध्यान सुनिएगा, भारत इस समय क्या कहेगा? रुक। इसको कह रहा है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका, रुक अमेरिका। और कौन है? चीन। अब आया भारत। रुक अमेरिका, चीन, अब आया भारत। ये कोड बन गया, रुक अमेरिका, चीन, अब आया भारत। ठीक, अब इस कोड को ध्यान में रखिएगा। रूस से हो गया रूस, रूस से हो गया रूस, और क से हो गया कनाडा। तो रूस और कनाडा। अमेरिका तो पूरा पूरा लिखे हो, तो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश हो गया अमेरिका। पहले नंबर का सबसे बड़ा देश रूस, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश कनाडा, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश अमेरिका, चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश चीन, चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश चीन। अब ध्यान रखिए, अब में ध्यान रखना है, ब मतलब है ब्राज़ील, अ का कोई मतलब नहीं है, और ब मतलब है ब्राज़ील। तो पांचवें नंबर का सबसे बड़ा देश हो गया आपका ब्राज़ील। लेकिन नीचे भी एकदम सीक्वेंस में लिखा हूं मैं। तो पांचवें नंबर का सबसे बड़ा देश क्या हो गया? ब्राज़ील। अब आया आया। आया में आ का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, आ का मतलब ऑस्ट्रेलिया, य का मतलब कोई नहीं, इस य का कोई मतलब नहीं है, आ का मतलब है ऑस्ट्रेलिया। तो छठे नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे हमारा प्यारा देश भारत तो है ही। तो रुक चीन अमेरिका, सॉरी रुक अमेरिका चीन, अब आया भारत। ये कोड याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। छोटे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कहने का मतलब क्या हुआ, जरा इस मैप में दिखाता हूं मैं आपको। अब देखिए, जो जमीन वाला पार्ट है, यहां से अगर हम शुरू करें तो ये जो जमीन वाला भाग है, जहां जलीय भाग नहीं है, ये हमारी स्थलीय सीमा है। जहां जलीय भाग नहीं है, ये क्या है? हमारी स्थलीय सीमा है। ठीक, तो भारत की ये हो गई आपकी, जो मैं कर्सर चला रहा हूँ, ये क्या हो गया? भारत की स्थलीय सीमा। अगर भारत की जलीय सीमा की बात की जाएगी तो ये भारत की जहाँ जल है वो क्या हो जाएगी? जलीय सीमा हो जाएगी। और जहाँ ये मेरा पेन चल रहा है, ये भारत का मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा कही जाएगी। चलिए फैक्ट पे आते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की समुद्र तट रेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर। और भारत की कुल समुद्र तट रेखा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। और भारत की कुल सीमा रेखा कितनी है? अब ध्यान रखिएगा, कुल सीमा रेखा कहने का मतलब स्थलीय और जलीय दोनों मिला के, स्थलीय और जलीय सीमा दोनों मिला के, तो 22,716.6 किलोमीटर। ठीक, 22,716.6 किलोमीटर भारत की कुल सीमा रेखा है। अब भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, इन सब की बात कर लेते हैं अगले चित्र में। देखिए, अब ये भारत का मैप आपको दिख रहा है। अगर बात की जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, देखिए, ये देखिए लद्दाख में, ये लाइन, ये पुराना मैप लगा दिया हूं मैं, ये लाइन खींच दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन। और यहाँ ये पॉइंट जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो जगह है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और इसका नाम है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। जगह का नाम है इंदिरा कौल। बात क्लियर? अब बात आती है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पर। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, लेकिन एक वर्ड याद रखिएगा, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि। तो एग्जाम में पूछा जाएगा भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो ये जो मैप दिख रहा है अभी, अगर हम इन द्वीपों को छोड़ दें तो बचा जो भाग है वो मुख्य भूमि है।
ठीक, तो भारत के मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु, तो आप देखिए तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में एक जगह है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में एक जगह है केप कोमोरिन, जो कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक, अब आते हैं भारत के पूर्वी बिंदु पर। यह जगह है अरुणाचल प्रदेश में, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जिसका नाम है किवुथु। किवुथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किवुथु, और इसी को कहा जाता था पहले वलांगू। इसी को क्या कहते हैं, वलांगू। तो अभी फिलहाल आप याद रखिएगा किवुथु। ठीक, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, गुजरात में एक जगह है गुहार मोती। ठीक, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। फैक्ट पीछे लिखा हुआ है, तो ये पीछे आपको चित्र में दिखा दूं, ये फैक्ट पूरा लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया गुहार मोती। कहाँ है, गुजरात राज्य में सरक्रिक एरिया में। कहाँ पे है, गुजरात राज्य के सरक्रिक एरिया में गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अब बात आती है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। अब दो वर्ड है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो अभी अभी बताया आप लोगों को, केप कोमोरिन। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जब बात आएगी तो आप समझ जाइए, यहाँ पे द्वीपों को यानी आइलैंड्स को भी एक साथ मिला दिया गया है। अब देखिए, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जो पार्ट है, ये है ग्रेट निकोबार। ध्यान सुनिएगा, ग्रेट निकोबार। ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वाला जो भाग है, ये क्या है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का सबसे लास्ट पॉइंट, ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है, ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, ये है इंदिरा पॉइंट। ये क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पे है, तो वो द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार। तो इंदिरा पॉइंट भारत के ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक, और पूरे भारत का वो दक्षिणी बिंदु बन ही जाएगा, क्योंकि सबसे साउथ में है। बात क्लियर। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, सॉरी ग्रेट निकोबार द्वीप पे है। अब ध्यान रखिएगा, इंदिरा पॉइंट 2004 के सुनामी में डूब गया था, लेकिन धीरे धीरे अब पानी हट रहा है, तो इंदिरा पॉइंट दोबारा दिखाई देना शुरू हो गया है। बात क्लियर। ये हो गया आपका सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, पहले यहाँ देख लेते हैं, फिर मैप में आपको दिखाता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ। इसे खींचा गया था 1947 में, और सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस लाइन को खींचा था। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है, सीमा रेखा, उसका नाम है डूरंड रेखा, और इसे लाइन को खींचा था, इस लाइन को मार्टिमर डूरंड ने, और ये खींचा गया था 1893 में। ध्यान रखिएगा, 1893, 1893, यानी हमारी आज़ादी के पहले की बात हो रही है। आगे देखते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन, और ये खींचा गया था 1914 में, और ये भी लाइन कब खींची गई थी, भारत की आज़ादी के पहले, और इसे खींचा था, इस लाइन को ड्रॉ किया था सर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन ने। एक चीज और इंपॉर्टेंट देख लीजिए मैप पे जाने से पहले, भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसे कहा जाता है जीरो लाइन। एक भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसे कहा जाता है जीरो लाइन। चलिए अभी भारत की सीमाओं को देखते हैं मैप में। देखिए सबसे पहले रेड क्लिफ की बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये जो मेरा कर्सर चल रहा है यही लाइन है आपका रेड क्लिफ। अब ये खींचा कब गया था, 1947 में। कब खींचा गया था, 1947 में। जरा आप बताइए 1947 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था कि नहीं।
तो पाकिस्तान का विभाजन 1947 में नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का अंग था। तो यहाँ जो ये लाइन बनी है, ये जो भारत और बांग्लादेश के बीच भी जो लाइन, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान के बीच जो लाइन है, भारत और पूर्वी पाकिस्तान, अभी ये बांग्लादेश से पहले तो नहीं था, ठीक। तो ये भी रेड क्लिफ लाइन ही है, ध्यान रखिएगा। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन, ठीक। और कब खींची गई? 1947 में। और 1947 में पाकिस्तान का विभाजन तो नहीं हुआ था। ये वाला भाग था जहां मेरा कर्सर चल रहा है, ये पश्चिमी वाला पाकिस्तान, और ये भाग था बांग्लादेश वाला पूर्वी पाकिस्तान। तो जो रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी वो भारत और पाकिस्तान को अलग करती थी, ठीक। बांग्लादेश उस समय नहीं था, इसलिए ये बांग्लादेश की भी सीमा जो रेखा है ये भी रेड क्लिफ लाइन है। बात क्लियर? चलिए अब बात आती है भारत और अफगानिस्तान की सीमा, जिसे आप डूरंड लाइन कहते हो। डूरंड लाइन कब खींची गई थी? 1893 में। 1893 में। अब 1893 में तो हम गुलाम थे, किसके? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों यानी ब्रिटिश सरकार और अफगानिस्तान की सरकार के बीच एक समझौता होता है, और उस समझौते के थ्रू एक लाइन डिसाइड की जाती है भारत और अफगानिस्तान के बीच। ये जो चल रहा है मेरा हाथ कर्सर चल रहा है, यही है आपकी डूरंड रेखा। अब देखिए डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तो डिवाइड करती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तो है ही, साथ में इस जगह पे देखिए डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनती है उसका नाम है डूरंड। खींची कब गई थी? 1893 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन। भारत और चीन के बीच जो सीमा है वो भी हमारी आज़ादी के पहले ही खींची गई, आपको पता है। तो वो भी कौन खींचा होगा? ब्रिटिश सरकार और चाइनीज सरकार। तो वो सीमा रेखा बनी अरुणाचल प्रदेश, ये मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। तो पूरी एक मैकमोहन रेखा केवल अरुणाचल प्रदेश में ही है, यानी अरुणाचल प्रदेश के भारतीय भाग को चाइना से जो अलग करता है वही है मैकमोहन रेखा। बात क्लियर हो गई? तो ये आपको 3 रेखाएं मिल गई। आगे बढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। अब देखिए आपको पिछली क्लास में डिटेल में बता चुका हूं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, लेकिन बस यहाँ पे मैप में दिखाता हूं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। अब ध्यान दीजिएगा कब बने ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश? अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, अक्टूबर 2019 में, ठीक। अक्टूबर 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे सामने आए। तो 2 ये हो गए। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया चंडीगढ़। चौथा केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली। 5वां केंद्र शासित प्रदेश हो गया दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपस में मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो कि पहले क्या थे? दादर नगर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक। तो यहाँ एक कम हो गया, तो 2, 3, 4 और ये हो गया 5वां केंद्र शासित प्रदेश। अब ये लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जिसकी राजधानी आप सभी को पता है कावारत्ती है, 6ठा केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पुदुचेरी है, 7वां केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश, और ये भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश, और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक। और दमन दीव और दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? दमन है। तो इस तरह हो गए हमारे ये 8 केंद्र शासित प्रदेश, और आपको मानचित्र में दिख गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद।